उलमा बोर्ड का क्या काम कि और आलिमा हमारे है तो जाहिर सी बात है मदरसों में काम करेंगे। कि वक्त की जमीनों पर जो है वो सिर्फ मुसलमानों का हक है। अगर रही उस है टाइम में मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था तो वो ढूंढ रहे हैं तो क्या परेशानी है? हम बार चिन्हित कर लीजिए पूरे हिंदुस्तान में कि कहाँ कहाँ आपके मंदिर हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? आपने अभी काशी उठाया, काशी पे चुनाव लड़ जाएंगे आप। तो कर्नाटक में बड़ा जबरदस्त तरीके से हिजाब का मुद्दा था, क्या कहेंगे इस पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला आ रहा है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंडेटरी नहीं है आपको पहनना, भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो हिजाब पहनता है, सर से दुपट्टा डालता है, नकाब भी पहनता है, जिसकी मर्जी होती है नहीं भी पहनता है। आप किसी तो कॉलेज में हिजाब पहन के जाएंगे तो आप अलग से दिखेंगे, तो एक ड्रेस कोड भी तो होता है, तो आप हिजाब पहनकर क्यों जा रहे हैं, उनका ये कहना है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समाज कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन फिर भी उसको मदद की जरूरत होती है। कुछ संस्थाएं समाज की मदद करती हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या और मेडिकल कैंप की बात हो, और तरह तरह के मुद्दों पर काम करती हैं। इसी तरह एक संस्था भी काम करती है कि जिस संस्था का नाम उलेमा से जुड़ा है। तो क्यूरियोसिटी होती है कि उलमा के से जुड़ा है नाम, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ उलमाओं की बात होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ है मोहम्मद राशिद नसीम साहब और मैडम है शेखता सिद्दीक। तो दोनों ही मिलकर इस संस्था को चला रही हैं। मैडम साहिबा मैडम है, आपसे मुलाकात करवाएंगे हम, और किस तरह से एजुकेशन पर महिलाओं की काम कर रही हैं। खास तौर से मुस्लिम महिलाओं की बात करेंगे। कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बहुत पीछे हैं अभी भी एजुकेशन में। खैर, आगे बात करेंगे, पहले आप दोनों का बहुत ही बहुत खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये कार्ड मेरे हाथ में है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि आप कोई उलमा की बात करेंगे, बाकी कोई बात तो होगी नहीं। लेकिन आपसे जाना कि हाँ, सारे मुद्दों को आप कवर कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ मुस्लिम मुद्दे ही आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं इसमें मुद्दे जो हैं वो सभी तरह के हैं, और सिर्फ यही नहीं है कि हम किसी एक चीज पे काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। औकाफ की वो जमीनें जो कई राजनीतिक रसूखदार लोगों ने सत्ता के बल पर या सत्ता की साठगांठ से मिलकर उन जमीनों को इलीगल कब्जे किए हैं। उलेमा बोर्ड का मकसद जो है वो उन जमीनों को रिलीज कराना है। शेखता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस संस्था में रहकर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं महिला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं महिलाओं के और महिलाओं के लिए काम करूं, और अब तक मैंने किया भी है, लेकिन वो ऑफ स्क्रीन था। अब मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। तो इस पे मैं एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन्स पे तो मैंने स्टार्ट किया। जैसे कि कल मैं शाहजहांपुर में थी, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी से रिलेट था। और अब क्योंकि अब मैं कार्यवाहक राष्ट्रीय महामंत्री बन चुकी हूँ, तो एक अच्छा मुझे अथॉरिटी और पावर भी मिला है, और मेरा पूरा फोकस विमेन एजुकेशन पे है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगी कि इसमें महिलाएं हों मेरे साथ, जो कि लड़कियां हैं, मीन्स गर्ल्स हैं, लेडी हैं, और एक हाउस वाइफ भी हैं। बस उसमें ही क्या है, बहुत सारी एजुकेशन की, बहुत एजुकेटेड हो, नहीं ऐसा नहीं है। उलमा बोर्ड है तो इसमें हमारे मुस्लिम माशरे में लड़कियां आलिमा भी होती हैं, और आज के जो टाइम में आलिमा का कोर्स कर रही हैं। ये बहुत अच्छा हो गया कि उस आलिमा के साथ साथ लड़कियों को, लेडीज को एडवांस एजुकेशन मिल रही है, उनको मतलब बहुत एजुकेशन मिल रही है, जो कि बहुत जरूरी है। कहाँ पर मिल रही है? महाराष्ट्र से मैं भी कुछ दिन पहले मुंबई में थी, तो मैंने देखा, मैं सर्वे करी। मेरे घर में मेरी कजिन्स वगैरह भी हैं, और मेरी सिस्टर की बेटी भी है, जो कि आलिमा का जो कोर्स है वो उनका 1 घंटे का मॉर्निंग में होता है। कुरान शरीफ का उनका एक्सप्लेनेशन है, और वैसे जैसे हिफ्स, और उसके साथ साथ उनके क्लास भी लगती हैं जो जैसे स्कूल्स में होते हैं। सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने अपने टाइम पे एजुकेशन मुझे मिली थी, तो सिर्फ स्कूली एजुकेशन थी, लेकिन उन लोगों के साथ दीनी और भी जो दीनी माहौल है, कुरान शरीफ है,
उसका एक्सप्लेनेशन, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में कराया जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके की मुझे तो मतलब एक मेरे अंदर एक वो गर्स हुआ कि क्या बात है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म मैंने एक इदारा शुरू किया है वो मिशन है मेरा, और वो मिशन के तहत मुझे एक नई कह सकते हैं कि एक रोशनी सी मिल रही है, कि मुझे खुशी हो रही है कि मुस्लिम्स लड़कियां कितना आगे जा सकती हैं इस उलमा बोर्ड के थ्रू। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि आज भी हमारे माशरे में ऐसा है कि बहुत जगह होता है कि टीचर्स, लड़कियों के लिए जो टीचर्स हायर किए जाते हैं, वो कुछ लोग आज भी हैं जो मेल्स नहीं अलाउ करते घर में, फीमेल्स टीचर चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लड़कियां आलिमा होके और एजुकेटेड हो जाएंगी तो कम से कम वो दूसरी लड़कियों को पढ़ा तो सकती है। आपने कहा उलमा बोर्ड के थ्रू जा रहे हैं, जी जी। तो क्या क्या मदद कर रहा है उलमा बोर्ड इसमें? लड़कियां जा रही हैं, मदरसों में जा रही हैं, जी एजुकेशन भी ले रही हैं, जी। स्कूली भी ले रही हैं और दीनी भी ले रही हैं। जी, तो उलमा बोर्ड का क्या काम है? उलमा बोर्ड का ये रोल है मैम इसमें कि उलमा बोर्ड ऐसी लड़कियों को, जो आलिमा की हुई लड़कियों को, कहीं पे ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट या नहीं है कि डायरेक्टली ज्वाइन हो जाती थी एज अ टीचर। तो हमारे यहाँ ऐसे, मैं उनको जो ज्वाइन कर रही हूँ अपने इदारे में, वो एज अ पदाधिकारी ज्वाइन कर रही हूँ, आलिमा की हुई लड़कियों को, लेडीज को। तो ये हमारे उलमा बोर्ड का प्लस पॉइंट। कहाँ उनको जॉब मिलेगी? जॉब मैम आगे, अब हम लोगों ने मिशन स्टार्ट किया है, आगे हम इसके कुछ इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे हमारे खुद के, और हमारे हैं तो जाहिर सी बात है मदरसों में काम करेंगे। मदरसा नहीं होगा मैम, वो तो एजुकेशन होगा, एडवांस मैं एजुकेशन भी उसको कहूंगी, वो एक इंस्टीट्यूट होगा, ऐसे खाली इदारे मदरसा नहीं आप होगा। तैयार करेंगे, ये कहना चाह जी, रहे हैं? आज के टाइम में 12 स्टेट में हमारी उलमा बोर्ड काम रन कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। उत्तर प्रदेश तो फिर भी अभी मैंने स्टार्ट किया है, कर्नाटका है, हैदराबाद है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, असम है, ऑलमोस्ट इतने स्टेट में उलमा बोर्ड बहुत अच्छे से रन कर रहा है। और एजुकेशन पे और भी बड़ी बड़ी पदाधिकारियां हैं जो मेरे साथ मिलकर काम कर रही हैं इस संस्थान। राशिद साहब, आपने अभी कहा कि वक्त पर हम काम करेंगे, जो रसूख वाले लोग हैं वक्त की जमीनें ले जाते हैं, कैसे करेंगे इस पर काम आप? देखिए, इस पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वक्त की जमीनों पर जो है वो सिर्फ मुसलमानों का हक है और दीगर किसी का कोई हक नहीं, और एक्चुअल में वक्त एक्ट जो है वो मुस्लिम्स का ही एक्ट है, क्योंकि वो एक्ट हमारे यहाँ है और कहीं है भी नहीं। लेकिन हम उसमें काफी पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कई, राजस्थान में ऐसे मैंने कई सर्वे किया, राजस्थान में मुझे कई प्रॉपर्टीज ऐसी मिली जो कांग्रेस के जमाने की प्रॉपर्टियां थी, और उस पे कई लोग जो है वो काबिज हैं, जिसमें कपूर्स भी हैं और बंसल्स भी हैं, गोयल्स भी हैं, इस तरह के तमाम कम्युनिटीज के लोग हैं। लेकिन जब हम इसकी तह तक गए तो मुझे ये पता लगा कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से राजनीतिक रसूख को आगे करके इन्होंने उन चीजों को वो किया, और यही कई सारी चीजें कई स्टेट्स में हो रही हैं। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने कई 100 एकड़ जमीनों को जो है वक्फ से रिलीज कराया। देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब थी, उद्धव ठाकरे साहब से पहले, तो उन्होंने रिलीज कराया, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये चीजें, हमारा मकसद ये है कि हम लीगल प्रोसीजर के जो तहत, सरकार कानून बना रही है उससे आप एग्री कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार कानून बना रही है, हमें सरकार से यहाँ पे एक चीज की वो है, अगर आप वाकई मुसलमानों के हित का काम कर रहे हैं, मुसलमानों के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उन प्रॉपर्टीज को रिलीज करा के मुसलमानों के उन इदारों को हवाले करिए जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर आप मुसलमानों का भला चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी इदारे को पकड़ के कहेंगे साहब ये पेपर लाइए, आप पेपर लाइए तो हम लीगल आपको करार देंगे, नहीं ये प्रॉपर्टी सरकार के खेमे में जाएगी, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं इसी उस पे जो है एक चीज आपको ये बोल दूं कि एक शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और अगर यही जहनियत रही तो फिर मुझे डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। ये जो शुरुआत की जा रही है, ये शुरुआत हमको ये समझना होगा कि एक टॉपिक जो है वो इसी से, वक्त से रिलेटेड है कि
आगे और चीजों को इन्होंने ऐड किया है कि सब हम जो है वो पहले इसकी तहकीकात करेंगे कि ये मस्जिद है, इसके नीचे मंदिर था या नहीं था। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा कहना यह है कि आप जो है वो किसी एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको तिल तिल मारने पे मजबूर कर रहे हैं आप? क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करते, आपकी सबसे राजनीतिक रोटियां जो है वो इसी तो पे सिक अगर रही उस हैं। टाइम में मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था तो वो ढूंढ रहे हैं, तो क्या परेशानी? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। हम ये कहते हैं कि आप राजनीतिक रोटियों को सेकना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मुद्दे आप उठा उठाकर मुसलमानों को तिल तिल मारना चाहते हैं कि अब आज हमने मथुरा उठा दिया, कल काशी उठा दिया, फिर हम कहीं और उठा देंगे। हमारा कहना यह है कि आप आर्कियोलॉजी से रिपोर्ट मंगवाइए, रिपोर्ट मंगवा के एक बार चिन्हित कर लीजिए पूरे हिंदुस्तान में कि कहाँ कहाँ आपके मंदिर हैं। एक बार चिन्हित कर लीजिए, उसके बाद जो है वो आप ले जाइए जहां जहां आपको खुदाई करनी है। लेकिन आप क्या करेंगे? आपने अभी काशी उठाया, काशी पे चुनाव लड़ जाएंगे आप, फिर आप मथुरा उठाएंगे, मथुरा पे चुनाव लड़ जाएंगे, क्योंकि आपको एक साथ काम नहीं करना चाहिए। अगर इतिहास में कोई गलती हो गई, मान लीजिए कि वो कभी मंदिर हुआ था और औरंगजेब बाबर के टाइम में जी तो राजाओं ने, उनका भी तो रसूख ही था, उन्होंने उसको मंदिर हटा के उसको सारा छुपा कर उन्हें मस्जिद बना दी उसकी। बिल्कुल। अब वो अपनी चीज अगर वापस ले रहे हैं तो इसमें चुनावी मुद्दा कहाँ है? नहीं नहीं, चुनावी मुद्दा हम वो नहीं कह रहे हैं, आपकी चीज है, आप जो है वो लीजिए, उसको शौक से लीजिए। कोई भी मुस्लिम अगर समझदार मुस्लिम है, कोई इंटेलेक्चुअल है, तो वो आपको कभी इस चीज के लिए मना नहीं करेगा। और हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता कि आप किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं आप तो नमाज वहां होगी नहीं आपकी। और ऐसा इसलिए नहीं होगी। दूसरा एक चीज और भी होगी कि कोई अगर गलत तरीके से कोई जमीन आपने कब्जा की है और उस पर भी आप मस्जिद बना रहे हैं या कोई भी आप इबादत गाह बना रहे हैं, तो वो इबादत काबिल कबूल नहीं है उसका। तो हमारा वो नहीं है। हमारा यह है कि आप जो है वो इस तरीके के शिद्दत पसंदी क्यों अख्तियार करते हैं, एक चीज को लेकर आप टारगेट करते हैं। आपको ये करना है, आप जमीयतुल उलमा हिंद से बात करिए, जमात इस्लामी से बात करिए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से बात करिए, आप कई संगठनों को मिला के बैठा के बात करिए, उनसे कहिए सब ये मंदिर है हमारे, ये मस्जिद है आपकी, इसके नीचे हमारे मंदिर है। आप दे देंगे भाई? जब आपके पास पूरे एविडेंस होंगे तो हम बिल्कुल देंगे। भाई ये तो हमारा मजहब कहता है ना कि आप किसी भी धार्मिक स्थल को चोट पहुंचा के या उसको किसी मिसमार करके आप अपनी इबादत नहीं कर सकते उस जगह पर। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई एतराज किसी तरीके का होना चाहिए। शिवता जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने कर्नाटक का जिक्र करा कि हमारी संस्था कर्नाटक में भी काम कर रही है, तो कर्नाटक में बड़ा जबरदस्त तरीके से हिजाब का मुद्दा था, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये बहुत बड़ा इशू बना था, ये बहुत नागवार गुजरा। और हमें नहीं, हमारे जैसी मुस्लिम काफी महिलाओं को, क्या सभी को, कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये इंडिया है, सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री के होने के साथ साथ इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस है जो आज से नहीं बनाए गए हैं, बहुत टाइम से है बनाए गए, उस पर फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट जा रहा है कि भाई हम कोई भी धर्म अगर वो अपना कुछ ट्रेडिशनल लेके चल रही है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? कोई नकाब आज से तो स्टार्ट हुआ नहीं है, ये तो हमारे जमाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला आ रहा है। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंडेटरी नहीं है आपको पहनना, भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो हिजाब पहनता है, सर से दुपट्टा डालता है, नकाब भी पहनता है, जिसकी मर्जी होती है नहीं भी पहनता है। तो अगर आपने ऐसा किया, वैसे मैं ये कहना चाहूँ कि बहुत गलत हुआ है। और मैं वहाँ की सरकार से, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मेरा एक मतलब रिक्वेस्ट भी है कि ये होना नहीं चाहिए था और ये बहुत ही गलत है, इससे एजुकेशन में बहुत फर्क वो पड़ ये रहा है। कह रहे हैं कि आप किसी कॉलेज में हिजाब पहन के जाएंगे तो आप अलग से दिखेंगे, तो एक ड्रेस कोड भी तो होता है, तो आप हिजाब पहनकर क्यों जा रहे हैं? उनका ये कहना है कि सबको एक सा दिखना चाहिए। अब आपने हिजाब पहन लिया, आप तो अलग से दिख रहे हो। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या है, कपड़े पहने हैं ना। अगर हम कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही हो, और जो लड़कियां आती हैं या जो भी और बच्चे स्टूडेंट्स आते हो उनको हम कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो या उनको कुछ इरिटेट कर रहे हो, तब समझ में आता है। भाई हम अगर कुछ भी हमारे कॉस्ट्यूम है, मान लीजिए ड्रेस कोड आपने जैसे कहा, ठीक है ड्रेस कोड लड़कियां पहन के आ रही हैं, लेकिन कुछ जगह पे होता है नकाब तो पहन के हम बैठ नहीं रहे। अगर हिजाब पहन रही लड़कियां, सर कवर करी, तो अच्छी बात है ना, वो तो लड़कियां हैं, वो भी कहते हैं
डोंट मतलब वांट इट, पर्दा आम करना प्रदर्शन करना बहुत अच्छी बात तो है। नहीं, वो पर्दा करना चाह रहे हैं तो उनको करने दिया जाए। जी, या बिल्कुल। फिर ऐसे कह सकती हैं आप कि जैसे राजस्थान चले जाइए और गांवों में चले जाइए तो इतना लंबा घूंघट घूंघट होता भी है, तो होता है तो मैम। उस पर कोई एतराज क्यों नहीं करता? हाँ बिल्कुल, और होता है वहां पे, तो कहते हैं कि अगर वो मैं ये कहना चाहूँ, मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम, मैंने आज भी देखा है घूंघट। नॉन मुस्लिम की बात कर और रही वो हैं। बेचारी औरतें जो हैं वो घूंघट के साथ साथ कुकिंग भी करती हैं, मेहमानों के साथ भी, सब मतलब सब, मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है। वो कस्टम्स है उनका, वो फॉलो कर रही हैं, तो उस पे तो आप कुछ भी नहीं, कुछ टाइप का लिखिए, कुछ नहीं होता है। तो ये मुस्लिम, लेकिन बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। इससे लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत फर्क, कितनी लड़कियां घर बैठ गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप हमारे सेकुलर करके आप हमारे हक छीन रहे हो हमसे। ये होना नहीं चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। आपकी संस्था क्या करेगी इसके लिए? हमारी संस्था कर्नाटका में भी है इस टाइम, और मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी से कहूंगी कि एक हम लोग वहाँ पे, मैं बात भी करी थी, सेमिनार करूंगी, और इस पे हम लोग एक अच्छी सी एक मीटिंग रखेंगे। डेलीगेशन, पहले तो एक डेलीगेशन हम बना के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से हाँ, इस वहाँ पर के हम सरकार मिलेंगे। को वहाँ के जो मिलेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल हमीद साहब, उनको हम ये सब बोल के, उसके बाद पूरा डेलीगेशन हमारा जाएगा, चीफ मिनिस्टर से बात करेगा, गवर्नर से बात करेगा, और हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जिसको पहनना है वो पहने और जिसको नहीं पहनना है वो ना पहने। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आप ये पहन के नहीं आएंगे या आप ये पहन के आएंगे। आपका ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है वो मुस्लिम मुद्दों पे ही टारगेट कर रही है। जी, बिल्कुल कर रही है। कैसे बचेंगे फिर इससे? सरकार है वो तो सबकी है। नहीं, देखिए, सरकार तो सबकी है, तो सबसे मेन चीज अहम ये थी कि अब आप जैसे जैसे हमको, अब मैं आप यहाँ पे आपको एक चीज वो बता दूंगा कि आप जो है वो कई जगहों पर जो है चीजों को कर देंगे साहब। रमजान है, लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे। आपका ये प्रोग्राम है, लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा साहब। आप ये इतने दायरे के अंदर करेंगे, आप जो है वो यहाँ से यहाँ नमाज पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कांवड़ कांवड़ निकल रहा है, कांवड़ में क्या क्या सिचुएशन है ये सबको मालूम है। आप उसका एक एक दायरा क्यों नहीं मेंटेन करते हैं कि भाई कांवड़ निकल रहा है तो एक रूट से निकलेगा, आवागमन बाधित नहीं होगा। लेकिन वो कांवड़ निकल रहा है तो वो पूरे रोड पे फैल के निकलेंगे और जो उनको जो करना होगा वो करेंगे, जिसको परेशान करना होगा परेशान करेंगे। सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही। तो ये सरकार किसी एक ही की हुई ना, फिर ये सबकी कहाँ हुई? क्या सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। विकास, विश्वास। देखिए, ये तो मुझे बड़ी हंसी आ जाती है कि ये तो एक जुमला जो चल गया है, सबका साथ, विकास, विश्वास। ये विश्वास इस पारी में जुड़ा है। नहीं, कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल हम सिरे से खारिज करते हैं। ना कोई विकास है, ना विश्वास है, ना किसी का साथ है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था यूपी में चल रही है, योगी जी कहते हैं कि इतना अच्छा कानून व्यवस्था कभी थी ही नहीं यूपी में जो आज है। नहीं, कानून व्यवस्था आप बहुत अच्छी है। कानून में देखिए, तो योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो तो अपने हिसाब से, उनको ये लग रहा है कि ये गलत है तो इसके साथ ऐसे ही करो। किसी के घर पे बुलडोजर चलना है तो चले भाई बुलडोजर। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर मान लीजिए किसी का बुलडोज किया जा रहा है, अगर मुद्दा मुस्लिमों का वक्त का है, मुद्दा हिजाब का है, मुद्दा आपकी मस्जिदों का है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई हम उसके लिए कर रहे हैं कि हम, जैसे आपको भी याद होगा कि मथुरा में एक स्कूल में एक बच्चे को जो है वो कुछ बच्चों ने मिलकर तमाचे मारा, और 6 या 7 साल का बच्चा था। अब आप हमको एक चीज बताइए कि उस बच्चे की, जब 45 बच्चों ने उस क्लास के उसको थप्पड़ मारे ये कहते हुए कि ये मुसलमान है इसको मारो, तो जो बच्चा मार खा रहा है उसकी मनस्थिति क्या होगी बताइए। आप उसको थप्पड़ नहीं खिलवा रहे हैं, आप उन 45 बच्चों की जो है वो जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। वो आगे चलकर वही माइंडसेट बनाकर चलेंगे। तो ये कहां विश्वास, कहां विकास, क्या है ये? तो ये सारी शिकायतें जो मुस्लिम समाज को हैं कि हमने इस पर एक डेलीगेशन बनाया था। हाँ। वो डेलीगेशन हमारा लेटर हमने वो चीफ मिनिस्टर को फॉरवर्ड किया। वो लेटर हमारा गया, चीफ मिनिस्टर के यहाँ से कार्रवाई का आश्वासन आया मेरे पास। ये सब हो रहा है, वो सब होता है, लेकिन जो जरूरी चीज है जिस पर आपको असल में जो है काम करने की जरूरत है वो चीजें नहीं हो रही। योगी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे उन्होंने शबरात में कहा कि आप जो है वो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के दायरे में चलिए। रावण दहन पर उन्होंने जो है वो ये कहा कि साहब जो है वो
सॉरी होलिका दहन पर कि साहब इस इतने दायरे में होलिका जलाई जाएगी, हर मोहल्ले में, हर गली कूचों में नहीं जलाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। शबरात में आपने एक चीज मेंटेन करी, वो हम लोगों को पसंद आई। पूरे शबरात में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मुहर्रम भी शांतिपूर्वक हमारा निकल गया, रमजान भी शांति। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी शिकायत यह है कि उन लोगों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनको चिन्हित करे, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमे बुक करे। आपसे मैडम जानना चाहेंगे, आप कोई शिकायत है कि हम हिजाब पहन रहे हैं तो हमें पहनने दिया जाए, है ना, हमारा अधिकार है जी। और अगर आपको ना पहनने दिया जाए तो फिर आप इसके लिए क्या करोगे? एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट करेंगे इसके लिए, आवाज उठाएंगे, धरना तो चलेंगे प्रदर्शन आप? देंगे। जी बिल्कुल, ये हमारा हक है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। हमारे जो राइट्स हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। आगे की क्या आप लोगों की रणनीति है? जैसे कि आपकी संस्था है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, इसमें और क्या क्या काम आप करेंगे? आपने कहा था अभी शुरू में, मैंने बताया था हेल्थ पर भी आप काम करते हो, तो हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए वजह यह है कि हमारे घर की औरतों को हेल्थ ही नहीं, मैं आपको एक फ्रंटल है, लीगल विंग है हमारा। तो अभी एक मुहिम हमारी एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश में, नाजिया ने अभी स्लम एरियाज की महिलाओं को जो है वो जाकर उन्हीं के एरिया में एक जगह बनाकर उनको एजुकेशन देने का काम वो कर रही हैं। सबसे अहम चीज ये है कि मेडिकल विंग हमारा ये कर रहा है कि आप जो गैर पढ़ी लिखी हमारे घर की महिलाएं हैं, उनको मेडिकल की कोई जानकारी नहीं है, उनके अंदर लीगल अवेयरनेस कोई नहीं है, ठीक है, उनको ये पता नहीं है कि अगर कहीं हमारा आधार कार्ड अगर खो गया है तो हमें क्या करना है, जाकर हमें कैसे, ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। तो हमारे जो फ्रंटल्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे कई स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, तेलंगाना में हमारी स्टेट प्रेसिडेंट है उस्मा शाकिर, वो काम कर रही हैं। तो हर स्टेट प्रेसिडेंट अपने अपने सिस्टम पे जो है वो हर फ्रंटल के हिसाब से सब्जेक्ट को बना काम कर रहा है। काम तो आप सारे ये हेल्थ और एजुकेशन इस सब पर कर रहे हैं, वक्त पर भी आप काम कर रहे हैं। आपने संस्था का नाम आपने उलमा क्यों रखा है? देखिए, उलमा का मकसद ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान, तो जो जिस फील्ड का माहिर है वो अपनी फील्ड का आलिम है। डॉक्टर अपनी फील्ड का आलिम है, एडवोकेट अपनी फील्ड का आलिम है, इंजीनियर अपनी फील्ड का आलिम है। तो अगर कोई डॉक्टर हमारे साथ काम करना चाहता है तो हम उसको क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ नहीं सकते? ये जरूरी है कि वो आलिम होगा तभी जोड़ेंगे उसको। कोई वकील है, अगर वो ये चाहता है कि हम इस कौम के लोगों को लीगल अवेयरनेस पैदा करें इनके अंदर, तो वो हमारे साथ अगर जुड़ के काम करना चाहता है तो हम कह देंगे नहीं साहब, आप आलिम नहीं, आप नहीं काम कर सकते। मैं नाम पर कह रही हूँ, आप कुछ और भी तो नाम रख सकते थे, नहीं खास उलमा ही क्यों? नहीं, देखिए, उलमा का मकसद, देखिए मैं आपको बताऊं, उलमा से हम ये समझते हैं आलिम, उलेमा, आलिमा, बस इतना ही समझते हैं। हाँ, नहीं, मैं वही उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, हमारी कौम ने एक सबसे बड़ी चीज ये समझ रखी है कि जिसके दाढ़ी हो वही हाफिज है, वही कारी है, वही आलिम है, ठीक है। लेकिन जिसके दाढ़ी हो वो एडवोकेट भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है। ये जो माइंडसेट जो हमने बनाया है, ये हमने खुद का बनाया है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हमको देखिए, हमें क्या है, विद्वान, ये जरूरी नहीं है कि जो मदरसे से तालीम हासिल करके आया वही विद्वान है, बाकी सब बेवकूफ हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज के इस डिजिटल दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, हर आदमी अपने मजहब की पूरी जानकारी रखता है, ठीक, उसको पता है कि नमाज कैसे पढ़नी, नमाज कहाँ पढ़नी है। लेकिन कुछ चंद हमारे रहनुमा ऐसे हैं, वो हर शहर में हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं और पूरी कौम को इनका बेड़ा गर्क करके रखे हुए हैं, पूरी कौम को गुमराही पे ढकेल दिया है, और कुरान की वो तालीम नहीं देते हैं जो कुरान ने एक्चुअल तालीम दी है आपको। कुरान की असल तालीम से नावाकिफ रखे हुए हैं अभी। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्चुअल तालीम दे देंगे कौम को तो ये उनके जो नजराने, जो पैकेट चल रहे हैं, वो पैकेट बंद हो उन्होंने कोई किसी से मना थोड़ी करा है, खुद क्यों नहीं कोई पढ़ता, खुद क्यों नहीं ढूंढता कि हमारे धर्म में हमें क्या बताया गया, क्यों जाते हैं इसी पे ये भाई। बात, देखिए, कुरान शरीफ, इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी कि ये जो हमारा इदारा है, ये इसीलिए हम लोगों ने रखा है कि खुद पढ़ो। आप इंग्लिश नहीं आती ना,
उर्दू कुछ कोई तो लैंग्वेज है, अब तो ट्रांसलेट हर लैंग्वेज में होने लगा है। आपके लिए जो आपको कन्वीनियंट है आप उसको फॉलो करो। यही हमारा थीम है कि इसी बैनर पे हम लोग चाह रहे हैं कि कुरान शरीफ जो हमारी मजहबी किताब है उसको खुद पढ़ो ना। ये नहीं फला कुछ कह दिया तो आपने सुन लिया, आप खुद से पढ़ो, आपको खुद समझ आएगा। सेंस ऑफ ह्यूमर भाई आपका है। इल्म की कमी की वजह से तो हम गुमराही में हैं। बस इल्म की ही तो कमी है। अगर आपके अंदर इल्म हो तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मौलाना साहब हमको ताबीज बना के दे दें, हम गले में टांग लें, 40 दिन अगरबत्ती दे दें, अगरबत्ती जला लें, हमारे घर में खैर बरकत आ जाएगी। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कहा कि जिस घर में कुरान की तिलावत रोज होती है, ये मेरा वादा है कि मैं कयामत तक उस घर से खैर बरकत खत्म नहीं करूंगा। ठीक, लेकिन हम उसके जस्ट अपोजिट में जा रहे हैं। हमने वो एक कव्वाली लगा दी, नबी नबी या नबी नबी, और लगा के अगरबत्ती जला दी, बस हमारी पूरी इबादत हो गई, खत्म। हमको ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना हमको कुरान पढ़ने की जरूरत है। और इन्हीं चीजों का फायदा जो है, हमारे कुछ रहनुमा जो हमारे उलमा हैं वो इन्हीं चीजों का फायदा उठा रहे हैं, और इसीलिए इस पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने करी, और आपका जो मकसद है इस बोर्ड को बनाने का वो भी इंशाल्लाह आप लोग पूरा कर लेंगे। आगे आगे जैसे भी मुद्दे आते जाएंगे, मेरे ख्याल से आपकी संस्था इसी तरह से काम करती जाएगी। आपको आगे के लिए बहुत बहुत उम्मीद है कि आप सब कुछ कर लेंगे, या कहे कि बहुत बहुत बधाई है कि आपने इतना सब कुछ किया है और आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।